नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7, जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है आपका 4 ग्राम 16 ग्राम के द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी दी हुई है हमें, के E1 मान लेंगे, के A2 काइनेटिक एनर्जी सेकंड, दोनों पिंडों की क्या है इसमें दी है आपकी समान गतिज ऊर्जा, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके रेखीय संवेगों के अनुपात बताइए। रेखीय संवेग होता है आपका P = mb। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला हमने ये लिखा, आपका काइनेटिक एनर्जी का होता है के E1 = के E2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv1m1 स्क्वायर। ठीक है, पहले पिंड के लिए, और सेकंड पिंड के लिए लिख लेंगे हम इक्वल है, तो ये m2v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हम कट गया आपका, और m1 की वैल्यू कितनी दी है आपकी 4 ग्राम। ठीक है, पहले वाले पिंड के लिए लिख लेंगे हम m1 की वैल्यू 4 ग्राम इंटू आपका v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16। ठीक है, v2 स्क्वायर, तो 4 चौको 16। ठीक, अब v1/v2 क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर हटा देंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका v1 = 4 चौको 16, 4 सॉरी ये कट गया ना, 4 1 4, 4 चौको 16, ये बचा है 4, 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा v1 = 2v2। ठीक है, अंडर रूट लेने पे, तो देखिए ये हो गया आपका v1 का मान क्या हो गया आपका 2v2। अब ये कह रहा है p1 p2 इनके रेखीय संवेगों का अनुपात बताना है, तो ये होगा आपका m1, ठीक है, v1/m2v2। अगर हम यहाँ से निकालें v1 के अपॉन में v2 लाएँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा v1/v2 आपका 2/1। ठीक है, अब ये m1 v1 v2 का मान क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं। m1 दिया है हमें 4, ठीक है, m2 दिया है 16, और यहाँ क्या आ गया आपका 2, तो 4 चौको 16, 2 दूना 4, तो p1 p2 का रेशियो क्या आ गया आपका 1:2। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। p1 p2 क्या आया आपका रेशियो, ये आया है आपका 1:2। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पलड़े में वैद्युत का भार दिया है आपका W1 आता है। ठीक है, दूसरे पलड़े में भार W2 आता है, वस्तु का सही भार है। तो सही भार निकालने के लिए हम अंडर रूट में क्या ले लेते हैं उनका W1 × W2, जो पलड़ों का भार है उसका गुणनफल ले लेंगे, अंडर रूट में निकाल लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा सही भार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है पानी में तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है। तो पानी में अगर कोई वस्तु तैर रही है, उसका आभासी भार क्या होता है आपका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार वस्तु के वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होता है। उसका वास्तविक भार और तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी पढ़िए क्या दे रहा है आपका, पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है आपका वास्तविक भार। ठीक है, आपका वास्तविक भार होगा तथा हटाए गए द्रव का भार का अंतर होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है आपका, इसमें कह रहा है, देखिए ये कह रहा है जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर 20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाएगा, 20 से अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बात करें तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो उसके बाद अगर 0 डिग्री तक क्या होगा, इसका आयतन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा।
ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, पहले कम होगा भार 20 से 4 डिग्री पे, 4 डिग्री से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ठीक है, तो एक होता है आपका ये प्रासरव तरंगे, तो इनकी क्या होती है, आपकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। प्रासरव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है आपकी, 20,000 हर्ट्स होती है। ठीक है, जिन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ही होती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा होती है या इसके बराबर, इतने पे क्या कहते हैं हम, प्रासरव तरंग, जिसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अतः इनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, उसकी क्या होगी, आपकी तरंग दैर्ध्य हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पराश्रम तरंगों की, तो इसकी लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब कह रहा है दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और दर्पणों के बीच के कोण हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, एक क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ है, 360, ठीक है, अपॉन थीटा माइनस 1। अब थीटा कितना दिया है आपका, थीटा दिया नहीं है यहाँ, थीटा निकालना है हमें। ठीक है, दर्पणों के बीच का कोण, थीटा तो हमें निकालना है यहाँ। तो हमें एन कितना दिया है, प्रतिबिंब 11 दिए हैं, इक्वल टू 360। ठीक है, अपॉन थीटा, जो ये -1 है इधर आके कैसा हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो ये कितने होंगे आपके 12। अब 12 से यहाँ हो गया ये 12। ठीक है, 12 से 12 एक का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, जब दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल का कुल प्रतिबिंब अगर 11 बन रहे हो तो दर्पणों के बीच कोण आपका 30 डिग्री होगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन ए देखिए 30 क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप कह रहा है सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग। मैंने आपका बताया था, इसमें पूछा है सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जिसकी आवृत्ति ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को कैसे नापते हैं, आवृत्ति को, जिसके हर्ट्स में जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी। यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्या होता है इसमें संबंध। अभी कह रहा है सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग, तो इसमें ये बताना है आपको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है। देखिए अगर बैगनी कलर की हम तरंग दैर्ध्य देखें तो ये क्या होती है, सबसे कम। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, अब आवृत्ति सर्वाधिक होगी तो कौन सा रंग हो जाएगा आपका, बैगनी रंग। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कुछ भी याद कर लो, या तो तरंग दैर्ध्य या आपका फ्रीक्वेंसी। अगर हमें इसका फ्रीक्वेंसी पता है कि क्या होती है आपकी सबसे अधिक, क्या होती है इसकी, बैगनी कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम कह देंगे कि क्या है, बैगनी कलर। या हमें वो पता होता आपका तरंग दैर्ध्य क्या होती है इसकी, सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इसकी कम होती है सबसे, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये तो हम कर चुके हैं बैगनी रंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक धारामापी का प्रतिरोध दिया आपको 100 ओम। ठीक है, R1 मान लेंगे इसे। अब ये कह रहा है इसमें 2 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, ठीक है, विभवांतर दिया है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट लगाने से 20 भाग का विक्षेपण होता है। तो इसकी धारा की सुग्राहिता बतानी है। ठीक है, तो इसकी सुग्राहिता कैसे निकालेंगे हम, R दिया है, ये V दिया है, V वोल्ट। ठीक है, भाग इसका दिया है कितना आपका 20। तो हम पहले इसमें करंट निकालेंगे। ठीक है, I बराबर क्या होता है आपका
करंट V अपॉन R, ठीक है, करंट निकल जाएगी हमारी 2 अपॉन 100, ठीक है, वोल्ट तो 2 है और ये हो जाएगा 100, तो ये कितने आ गया आपका 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो हम करंट कितना कह देंगे, यहाँ हमारा करंट कितना आ गया I इक्वल टू 0.02 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में लेते हैं करंट। अब एक आपका सुग्राहिता का फार्मूला होता है K इक्वल टू I अपॉन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है थीटा, थीटा होता है भाग, जितने भाग दिए। करंट कितना हो गया आपका 0.02 अपॉन थीटा, थीटा हमें 20 दिया है, ठीक है, 1 0 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 0.001, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.00001, सॉरी 001, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी देखिए 0.001, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सुग्राहिता, इसकी सुग्राहिता हो जाएगी आपकी 0.001। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है किसी तत्व के परमाणु की संख्या 20 है तो उसकी संयोजकता होगी, ठीक है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 20 वाले का, ठीक है। तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके परमाणु संख्या दी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसका, 2, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी में फिर 8, फिर 2, ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देखना है कि इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 8 18 होते हैं वैसे, जो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसकी क्या होगी संयोजकता, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से बीटा कण है, तो आपको बीटा कण बताना है इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। बीटा कण, ये ध्यान रखना आपका, ये क्या होता है ऋणावेश होता है बीटा कण, ठीक है, तथा भार इसका क्या होता है नगण्य होता है, यानी कि ये कौन सा होगा आपका ऑप्शन बी, यही केवल इसमें नेगेटिव दिया है, ठीक है, भार भी क्या है इसका 0, तो ये हो जाएगा -1 e⁻0, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है, तो अब ऑप्शन पढ़ना है आपका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या बी आपका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या सी स्थायी नाभिक या अस्थायी नाभिक। तो ये रेडियो एक्टिवता कब प्रदर्शित करेगा, जब उसके परमाणु में होता है, तो जब उसके परमाणु में क्या होता है अस्थायी नाभिक के कारण, ठीक है। तो अस्थायी नाभिक कौन सा इसका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपका H2SO4 का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब तुल्यांकी भार मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, ई से नोट कर लेते हैं। आपका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु भार हो जाएगा अपॉन क्या ले लेंगे हम, क्षारकता या आवेश जो भी लेते हैं संयोजकता, ठीक है। तो अम्ल का हम ले लेंगे क्या आपका अणुभार, तुल्यांकी भार के लिए क्या लेंगे हम अणुभार, ठीक है, अपॉन आप इसकी संयोजकता या क्षारकता, ठीक है। तो देखिए इसका अणुभार कैसे निकलेगा H2SO4, ठीक है। अब निकाल लेंगे इसका अणुभार निकालेंगे हम। देखिए ये दिया है आपका 2H, इसका मतलब H का कितना होगा 1, ये क्या होगा 2 × 1 प्लस कर लेंगे S की कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, S का हो जाएगा आपका 32, ठीक है। और फिर आपको दिया है +4O, O का पता है आपको 16 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 में, तो अब इसे निकाल लेंगे 16 चौको 64। अब इन्हें जोड़ के कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 64 32 और 2, ये हो जाएगा आपका 98 98, ठीक है। तो इसकी क्षारकता कितनी होती है आपकी H2SO4 की 2 होती है, ठीक है। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, इसका अणुभार कितना है 98/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49, तो
H2SO4 का तुल्यांक भार कितना आ गया 49। अब 49 में आ रहा है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन बी देखिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है कि किसी परमाणु में m कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले मैं एक बात बता दूं, अगर k के लिए बात करें तो k कोष में केवल एक उपकोष होता है। k में कितने उपकोष होते हैं? एक। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ l के बारे में। l में कितने होते हैं? अधिकतम मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 उपकोष, मैक्सिमम 2 उपकोष, KLM। फिर आता आपका m। m में क्या होते हैं? अधिकतम कितने होते हैं? मैक्सिमम 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 होंगे, l में 2 होंगे, KLMN। ठीक है, एक होता है आपका n में क्या होते हैं आपके? 4 होते हैं, SPDF। तो इसमें कितने होते हैं? 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। k में 1 उपकोष मैक्सिमम, l में 2 उपकोष मैक्सिमम। ठीक है, और m में कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 3, और n के लिए कितने हो जाएंगे उपकोषों की संख्या? 4। ठीक है, अब इनने पूछा है m के लिए। ठीक है, तो m के लिए कितने हो जाएंगे? 3, SPD। ठीक है, अगर n के लिए पूछता तो SPDF हो जाता, ऑप्शन बी। ठीक, और k के लिए पूछता तो S होता, d के लिए पूछता तो SP हो जाता। ठीक है, तो इन्हें पूछा m के लिए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, SPD। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए ये कह रहा है CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, ये बन गया आपका ZnSO4 प्लस Cu। यह अभिक्रिया है। अभी अभिक्रिया बतानी है आपको कैसी है। अब देखिए ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन की है। चूँकि देखिए जो Cu तथा Zn एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। Cu देखा, Zn एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं। Zn यहाँ आ रहा है तो ये क्या बन गया? ZnSO4। ठीक है, Cu क्या हो रहा है? अलग, ये अलग हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी? प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है। ठीक है, ये आपको बताना है क्या क्या बनाती है। अमोनिया गैस यानी कि NH3 गैस सोडियम Na के साथ क्रिया करके बनाती है। ठीक है, तो सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? सोडा लाइम बनाती है। ठीक है, Na2S2, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका? सोडियम प्लस आपकी ये NH3। ठीक है, अमोनिया ले लिया हमने, संतुलित भी क्रिया दो ले लिए हमने इसके। ठीक, अब ये इसमें क्रिया करेगी तो ये Na क्या होगा जाएगा? NH2, NaNH2। ठीक है, क्या जाएगा आपका? NaNH2, NH2 2 से मल्टीप्लाई प्लस H2 क्या हो जाएगी? गैस निकल जाएगी आपकी बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा सोडा लाइम। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, सोडा लाइम का दिया है आपका सोडा लाइम नहीं, सोडा माइड बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सोडा माइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को तो क्या करती है? ये आपके देखिए अभिक्रिया में क्रोमियम सल्फेट बनता है जिसका रंग क्या होता है? आपका हरा होता है। ठीक है, विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। तो ऑप्शन देखिए ये क्या कर देती है? ऑप्शन सी हरा कर देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है इसमें से डैश, इसमें सॉरी वो क्वेश्चन लेना भूल गए, ये ऑप्शन दे दिए। इसमें पूछ रहा है आपका, पूछ रहा है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जनरली फिटकरी का सूत्र बताना है। तो सबको पता होगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है आपका? फिटकरी का सूत्र बताना है। ठीक है, एफ से नोट कर दिया मैंने। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ मैं फिटकरी। तो यहाँ बताना है फिटकरी का सूत्र कौन सा होता है। फिटकरी का सूत्र होता है आपका K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है आधुनिक
आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के वृद्धि में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात करता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी की, तो परमाणु जो आपका क्रमांक होता है ना, उनके वृद्धि के क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इसको कैसे रखा गया, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चन आया, मगर आज इसका क्या पूछ लिया, आपका फॉर्मूला पूछ लिया इनने। ठीक है, तो ये होता है आपका C2H4, कहीं लिखा है, ये होता है आपका C2H4, इसे कहते हैं एथिलीन। ठीक है, एथिलीन, ये कच्चे फलों को पकाने में यूज़ होती है। C2H4 इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसे कहते हैं हम एथिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो Cn2n-2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब कह रहा है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, जब सोडियम एसीटेट सोडियम लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। ठीक है, अगर हम निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिलाएं, यानी कि CaO, अगर मैं ये बात करूं, ये हो गया। ठीक है, CaO बुझा चूना प्लस आपका NaOH। ठीक है, सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पे आपका क्या निकलेगा, इसे अगर हम गर्म कर दें ना, तो ये क्या निकलता है, मैथेन C2H4। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, CH4 सॉरी मेथेन। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, CH4 मेथेन निकलेगा। तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब ये कह रहा है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमण रोगियों को दवा के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, या आपका प्रतिरोधी के रूप में। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरोधी के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है आपका कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। तो ये होता है आपका सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए सेल्यूलोज का लिखा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये कह रहा है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है आपका, देखिए HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, हम लिख लेते हैं पहले HNO आपका 3। अब इसमें निकालनी है आपकी किसकी, नाइट्रोजन, यानी कि N, इसे मान लेंगे हम X। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, N की मान ली हमने X। ठीक है, H की कितनी होती है आपकी, आई थिंक 1 होती है, 1 ही होती है। ठीक है, H की क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये आपका H होगा और ये N होगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं, HNO3। ठीक है, H की 1 होती है, इसकी हमने मान ली X। ठीक है, तो इसकी कितनी हो गई X, प्लस आपकी O की कितनी होती है, O की होती है -2। ठीक है, तो यहाँ 3 तो दिया है, उसकी क्या होती है -2, 2 3 6 = 0। ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा X 1 + X। तो इन्हें हम जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका X = हो जाएगा इधर आके प्लस का 5। ठीक है, तो आपकी N की कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा आपका +5। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका +5। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतने आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये प्रैक्टिस सेट में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।